हाय दोस्तों, प्रणाम। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ऑल इन वन गुरु एवर पर एक बार फिर मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और रुचिकर नैतिक कहानी लेकर। आशा करते हैं आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर कहानियों के वीडियो का मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर व फेसबुक पर शेयर कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपने हैं कौन ये वक्त बताता है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, कृपया बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और मेरा नंबर नोट कर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी था जो तार से बनी छोटी मुचकदानियाँ बेचता था। ये मुचकदानियाँ उसके द्वारा अपने खाली समय में बनाई जाती थी। वह भंडार या बड़े खेतों में भीख मांगकर आवश्यक सामग्री इकट्ठा करता था। फिर भी उनका व्यवसाय उन्हें कोई लाभ नहीं कमा रहा था, इसलिए जीवित रहने के लिए उसे भीख मांगना या चोरी करना पड़ता था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। कुपोषण के कारण उसके गाल अंदर की तरफ खींच गए थे और उसकी आंखों में भूख आसानी से देखी जा सकती थी। रेड ट्रैप विक्रेता का जीवन बहुत दुखद और उबाऊ था। वह बेघर था और धीरे धीरे भारी पैरों के साथ वह सड़क पर चला गया, अपने ही विचारों में खो गया। लेकिन एक दिन वह विचारों की एक श्रृंखला में खो गया जिसे उसने बहुत दिलचस्प पाया। वह आदमी चूहेदानी के बारे में सोचता रहा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया में भूमि, समुद्र, शहर और गांव शामिल हैं जो एक चूहेदानी के ही समान हैं। उसने सोचा कि इस दुनिया के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। यह केवल पनीर और पोर्क की तरह एक प्रलोभन के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे हम किसी को पकड़ने के लिए चारा के रूप में पेश करते हैं। तो उसके अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति खुशी, भोजन और आश्रय के साथ खुद को आराम देने की कोशिश करता है, वह एक बार इस झंझट में फंस जाता है जिसे दुनिया के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कोई भी कभी भी मुश्क ट्रैप विक्रेता के लिए दयालु नहीं था, इसलिए वह दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगा। यह उसके लिए पसंदीदा शगल बन गया। कुछ क्षणों के दौरान इन विचारों ने उसे खुश कर दिया, इसलिए वह उन लोगों के बारे में बुरा सोचता रहा जो उससे परिचित थे। वह उन लोगों की भी कल्पना करेगा जो पहले से ही सांसारिक चीजों के झंझट में फंसे हुए थे और जो इसमें फंसने वाले थे। एक शाम मुचकदानी व्यापारी बहुत धीमे धीमे चल रहा था। उसने एक छोटी सी कोठरेज देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वह झोपड़ी तक गया और रात को आश्रय पाने के लिए दरवाजा खटखटाया। आमतौर पर उसे किसी की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कुटिया में किया। वह पत्नी और बच्चों के बिना एक अकेला बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा उस रात उसका साथ पाकर खुश तो था, तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे खाने के लिए कुछ दलिया और फिर अपने तंबाकू को अतिथि के साथ साझा किया। इसके बाद दोनों रात तक कार्ड खेलते रहे। मुश्क विक्रेता ने महसूस किया कि बूढ़ा न केवल अपने दलिया को साझा करने में उदार था, बल्कि अपने रहस्यों को भी वह उसे बताता था। वह एक अमीर आदमी था जब वह किराए के खेत पर काम करता था। क्योंकि वह अभी बूढ़ा था और काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अपने जीवन यापन के लिए अपनी गाय पर निर्भर रहना पड़ा। जिस फैक्ट्री में पनीर और क्रीम का उत्पादन होता था, उसे बेचने के लिए गाय ने हर रोज पर्याप्त दूध दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह पिछले महीने गाय के दूध के कारण 30 क्रोनर अर्जित करने में सक्षम था। मुश्क ट्रैप विक्रेता बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता था कि एक गाय उसे इतना कमा सकती है। इसलिए बूढ़े आदमी ने एक चमड़े की थैली ली जो एक खिड़की पर लटका हुआ था और प्रत्येक में 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले जो पुराने थे और कुचल गए थे। उसने अपनी मुद्रा पर विश्वास करवाने के लिए
उन मुद्रा नोटों को दिखाया और फिर थैली में वापस रख दिया। अगली सुबह व्यापारी और बूढ़ा व्यक्ति दोनों जाग गए, क्योंकि क्रॉपर अपनी गाय को दूध देने की जल्दी में था। यहाँ तक कि मूषक ट्रैप विक्रेता ने भी महसूस किया कि चूंकि घर का मालिक जाग गया था, इसलिए उसे बिस्तर भी छोड़ देना चाहिए। वे दोनों उसी समय कुटिया से बाहर आए। बूढ़ा दरवाजा बंद कर अपने काम पर चला गया। व्यापारी ने भी उसे धन्यवाद दिया और अपने तरीके से व्यापार करने के लिए चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद मूषक ट्रैप व्यापारी ने कुटीर में लौट आया और उसने खिड़की के कांच को तोड़ दिया जहां थैली लटका दी गई थी। उसने पैसे चुरा लिए, उसे अपने जेब में रख लिए, थैली वापस अपनी जगह पर टांग दी और वो वहां से चला गया। अपनी जेब में पैसा होने से वह व्यापारी खुश था। उसने तब जंगल से गुजरने के बारे में सोचा, क्योंकि राजमार्ग पर चलना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसे वहां किसी के द्वारा पकड़े जाने का डर था, भय था। इसलिए शुरू में जंगल से चलना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाद में यह उसके लिए भ्रमित हो गया, क्योंकि वह अपना रास्ता भूल गया। जंगल में वह भटक गया और इधर उधर घूमने लगा। उसने सही दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ ही। उसने खुद को एक ही जगह पर बार बार पाया। वह इधर से उधर जाता, उधर से इधर आ जाता, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। वो खुद ही अपने आप में भटका पाया था। इस समय वह सोचने लगा कि अब वह भी अन्य लोगों की तरह दुनिया के जाल में फंस गया है। उसे उस पैसे के फरेब ने मूर्ख बनाया जो उसने बूढ़े व्यक्ति के घर से चुराया था। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे शाखाओं से भरा जेल हो, एक अगम्य जेल की तरह था। वह उसमें भटक गया था, उलझ गया था, इसलिए अपने आप को उस जंगल की जेल में कैद मान रहा था। दिसंबर का महीना होने के साथ ही जल्दी अंधेरा छा गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, जंगल से बचने की उसकी उम्मीद कम होती गई और उसके मरने की आशंका बढ़ती गई। उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ गया और इसलिए उसके आशाहीन होने की भावना भी बढ़ गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और इतना थक गया और घबरा गया कि उसने सोचा कि यह उसका अंतिम क्षण था और जल्द ही वह मर जाएगा या मारा जाएगा। जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, उसने बहुत तेज नियमित आवाज सुनी। एक तेज ध्वनि थी जो कि नियमित अंतराल पर आ रही थी। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि आवाजें एक लोहे की चक्की से हथौड़े के वार की आवाजें थी। उसने सोचा कि वह कुछ लोगों के पास में पा सकता है। इस विचार के साथ उसने कुछ ताकत इकट्ठा की और हिम्मत जुटाई। ध्वनि की दिशा की ओर बड़ी कठिनाई से धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया। रामजो आयरन वर्क्स एक बड़ा संयंत्र था जो कुछ साल पहले बंद हो गया था। इसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और एक फोर्ज था। ग्रीष्मकाल में सामग्री ले जाने वाली लंबी सपाट तली हुई नावें नहर के किनारे नीचे आ जाती थी, जिससे मिल और सर्दियों में सामग्री की आपूर्ति के लिए एक बड़ी अंतर्देशीय झील बन जाती थी। परिवहन के कारण, कोयले की धूल के कारण सड़कें काली हो जाती थी। क्रिसमस के समय के पास एक लंबी अंधेरी शाम, मास्टर स्मिथ और उसके सहायक अंधेरे फोर्ज में बैठे थे जो भट्टी के पास बनाया गया था। उन्होंने एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे। वो दोनों पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे जो भट्टी की आग के अंदर डालने के लिए तैयार थे, जिसे एविल पर रखा गया था। एविल फ्लैट टॉप के साथ एक भारी ब्लॉक है जिसका उपयोग धातुओं को आकार देने के लिए किया जाता है। उन्होंने तरल को हिलाया जो बहुत गर्म था, जैसा कि कुछ मिनटों के लिए गर्मी सहन कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक को पसीना आ रहा था, जो कि बहुत पसीना आ रहा था। व्यापारी ने दूर से इन दोनों को देखा। उस पूरे मामले को वह देख रहा था और सोच रहा था मन ही मन। फोर्ज में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थी। एक बड़ा सा बोला था जो बड़ी आवाज के साथ आग में हवा निकाल रहा था। साथ ही कोयले के फटने की आवाजें थी। एक चारकोल के धमाके को भी सुना जा सकता था। जो आवाजें मिल के बाहर से आ रही थी, ये जलप्रपात थे। तेज गति वाली उत्तरी हवा जो ईंटों की टाइल वाली छत के खिलाफ बारिश की बूंदों से टकराती थी।
यह इन विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के कारण था कि लोहार को यह एहसास नहीं हुआ कि एक आदमी ने फोर्ज का द्वार खोला था और प्रवेश किया। जब वह आया और भट्टी के पास खड़ा था, बहुत से बेघर लोग जाली की रोशनी से आकर्षित हो जाते थे, जो खिड़की के शीशों से झांकती थी। जो जले हुए कोयलों को काले पाउडर से ढके हुए थे, वे वहां शरण लेना चाहते थे। वे जलती आग की मदद से खुद को गर्म कर लेते थे। जैसा कि लोहार आने वालों के आदी थे, आदमी के प्रति उदासीन थे। उन्होंने बस उसकी तरफ देखा। मूषक ट्रैप विक्रेता की उपस्थिति अन्य घूमने वालों के समान थी। उनकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे थे पुराने पहने हुए कपड़े और उनके सीने से लपकती हुई कटारें थी। पैदल यात्री ने लोहार से अनुमति लेने की कोशिश की ताकि वह एक रात के लिए फोर्ज में रह सके। उन्होंने सिर पर सिर हिलाकर अभिमानी सहमति के साथ व्यापारी को अनुमति दी और उसे एक भी शब्द नहीं कहा। पैदल चलने वाले भी कुछ नहीं कह सके, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य खुद को गर्म करना और सोना था। उन दिनों में रामजो लोहे की चक्की का मालिक एक बहुत बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसका उद्देश्य केवल सबसे अच्छा लोहा बाजार में बेचना था। इसलिए वह रात और दिन दोनों के दौरान श्रमिकों पर नजर रखता था। मालिक रात की निरीक्षण यात्रा पर था जब पैदल यात्री ने फोर्ज में प्रवेश किया। लोहारों के विपरीत आयरन मास्टर ने एक बार पेडलर को देखा, जो भट्टी के इतने करीब बैठा था कि उसके फटे कपड़ों में भाप निकल रही थी। वह न केवल उसके पास गया, बल्कि उस वाइडर की टोपी को भी हटा दिया जो एक तरफ मुड़ी हुई थी, ताकि वह उस आदमी का चेहरा स्पष्ट देख सके। जब लोहे के मालिक ने पेडलर की टोपी उतार दी, तो उसने उसे एक पुराने परिचित ओलफ के रूप में गलत समझ लिया। पेडलर उसे नहीं जानता था और न ही उसने पहले इस आदमी को देखा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उस आदमी से उसे पुराने साथी के रूप में गलत समझ लिया और उसे दया से कुछ पैसे दे दिए तो यह अच्छी बात होगी। इसलिए उसने यह सोचा। यह नहीं बताया कि नेल्स ओलाफ नहीं है। इसलिए पेडलर ने लोहे के मालिक के साथ यह कहते हुए बातचीत शुरू कर दी कि चीजें उसके साथ अच्छी तरह से नहीं हुई है। इस पर लोहे के मालिक ने जवाब दिया कि उसने रेजिमेंट को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह इस्तीफा देते समय रेजिमेंट में काम कर रहे होते तो वह ऐसा नहीं करते। बाद में उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। पेडलर को लोहे के मास्टर के स्थान पर आना जाना अच्छा लगता था। वह एक पुराने सैनिक के घर में बाड़े में जाने में विचार भयभीत हो गया था। उसके अनुसार सुरक्षित नहीं था। आखिर उसके पास चोरी के पैसे थे। वह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसके इरादे फोरग में सोने के और फिर वहां से बिना देखे चले जाने के थे। लोहे के मालिक को अपने दोस्त की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला, इसलिए उसे यह कहकर सहज बनाने की कोशिश की कि उसे अपने घर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसका घर एक साधारण था। उसने उसे कहा कि उसकी पत्नी अब और नहीं है और उसने कहा कि उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसने बताया कि उसके दोनों बेटे विदेश में बच गए हैं, केवल उन्हें और उनकी बेटी के घर पर छोड़ दिया है। उन्होंने उसे अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह और उनकी बेटी क्रिसमस की दावत में कुछ अच्छी कंपनी बना सके। हालांकि आयरन मास्टर ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन व्यापारी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तो अंत में लोहार अष्टमजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉलस्टॉल फौज में उसके साथ रहना चाहता था। फिर वह हंसा और चला गया, लेकिन लोहार जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है। आधे घंटे के अंतराल के बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी बेटी अपने दोस्तों को घर ला सकती है, क्योंकि उनका मानना था कि वह दूसरों को मनाने में बेहतर थी। लोहे के मालिक की बेटी ने अपने परिचारिक के साथ मिल में प्रवेश किया, जो एक बड़ा फर कोट ले जा रहा था। वह एक विनम्र लड़की थी जो बहुत शर्मीली थी। जब उसने प्रवेश किया तो सभी उसी तरह व्यस्त थे जैसे वे पहले थे। लोहार अभी भी अपने प्रशिक्षु के साथ बेंच पर बैठा था और लोहे पर काम कर रहा था। वह पैदल चली गई और अपनी टोपी उतार दी। व्यापारी एक आंख खोलकर सो गया और जैसे ही उसने उसे देखा वह चौंक गया और उछल पड़ा। उसने खुद को
एडला विलियम्स के रूप में पेश किया और उस कठिन समय के बारे में सुनकर अफसोस हुआ जो वह सामना कर रहा था। उसने उसे समझाया कि वह अपने पिता की अनुमति से उसे घर ले जाने के लिए आई थी। एडला को व्यापारी के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके डर के पीछे का कारण यह हो सकता है कि या तो उसने डकैती की या जेल तोड़ दिए। इसलिए उसने कहा कि वह किसी भी समय अपने घर को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह चाहती थी कि वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर परिवार के साथ रहे। एडला बहुत अच्छे तरीके से व्यापारी से बात कर रही थी, जिसे उसे विश्वास हो गया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पैदल यात्री ने वेलेट द्वारा प्रस्तुत फर के कोट पहना और महिला के साथ चल दिया। उसने कमरे के अन्य लोगों को नोटिस करने की भी जहमत नहीं उठाई। घर के रास्ते पर पेडलर को लगा कि जैसे उसने कोई अपराध किया है, उसे उसके लिए दंडित किया जाए। उसने अपने आप को कोसना शुरू किया कि अगर उसने पैसे नहीं छुड़े होते तो वह इस तरह नहीं फंसता। पैसा एक छारा था जो उसे जाल में ले गया। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। दोनों आयरन मास्टर उनकी बेटी डाइनिंग टेबल पर थे। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि उन्हें पेडलर के लिए कुछ अच्छा करना है और उसके लिए कुछ बेहतर काम खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लोहे के मालिक की बेटी ने कहा कि यह देखना अजीब था कि पैदल यात्री इतने कठिन समय में था और हाव भाव से बिल्कुल नहीं लगता वह व्यक्ति शिक्षित है। यह सुनकर आयरन मास्टर ने स्पष्ट किया कि यह उनकी बहुत बुरी स्थिति के कारण था। उन्होंने यह भी कहा कि आदमी साफ सुथरा होने और कपड़े पहनने के अलावा व्यवहार से भी अच्छा हो सकता है। जबकि पिता पुत्री दोनों ही व्यापारी के बारे में चर्चा कर रहे थे, वे वेलेट के साथ कमरे में दाखिल हुए। वह साफ सुथरा दिख रहा था क्योंकि उसने स्नान किया था और उसके बाल कटे थे। उसने आयरन मास्टर के कपड़े और जूते पहने हुए थे, एक शर्ट जिसमें एक झुका हुआ कॉलर और जूते थे और पूरे पैरों को कवर कर रहे थे। अपनी अच्छी तरह से तैयार मेहन नवाजी को देखने के बाद आयरन मास्टर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसका साथी नहीं था। वह समझ गया कि उसने किसी अजनबी को अपना पुराना दोस्त समझ लिया। वह उस पर चिल्लाया, उसे सच सच बताने के लिए कहा। व्यापारी जानता था कि लोहे का मालिक यह पता लगा सकता है कि उसका पुराना दोस्त नहीं था, जैसा कि वह पहले ही जान चुका था और इसके परिणामों के लिए तैयार था। उसे लगा कि शानदार उपचार समाप्त होने वाला है। पेडलर ने यह समझने की कोशिश की कि उसे दोषी नहीं ठहराया जाए। उसने यह कहा कि वह केवल फोर्ट में रहने के लिए भीख मांग रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उसने अपने कपड़े पहनने के लिए तैयार था। इस पर आयरन मास्टर ने झिड़कते हुए कहा कि पेडलर काफी ईमानदार नहीं था और इसलिए वह शेरिफ को बुलाना चाहता। पेडलर शेरिफ के बारे में सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि मुट्ठी को मेज पर मारता। उन्होंने कहा कि यह दुनिया एक जाल है और सभी अच्छी चीजें पनीर की तरह और सूअर के मांस के छोटे टुकड़ों के लिए छारा है, उसे फंसाने के लिए पेश किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आयरन मास्टर को यह भी कहा, हो सकता है कि आज जेल में कैद हो जाए, लेकिन एक दिन आयरन मास्टर भी इस तरह फंस जाएगा। लोहे के मालिक ने पेडलर के शब्दों को स्पष्ट किया, पसंद किया, शेरिफ को नहीं बुलाने का फैसला किया। लेकिन आयरन मास्टर ने पेडलर को तुरंत घर से निकालने के लिए कहा। आयरन मास्टर की बेटी ने पेडलर को रोक दिया। वह गरीब साथी की मदद करना चाहती थी। सुबह से वह योजना बना रही थी क्रिसमस के अवसर पर वह पेडलर को कैसे खुश कर सकती। इसलिए वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ गई और दरवाजा बंद करके उसे रोक दिया। उसने व्यापारी के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके पास कोई घर नहीं है, वह जहाँ भी गया वहाँ से बाहर कर दिया और हमेशा गिरफ्तार होने से बचने के लिए दौड़ता रहा। उसने कहा कि वह चाहती थी कि वह शांति के लिए क्रिसमस को आनंद ले, क्योंकि उसने उसे वादा किया था उन्हें क्रिसमस पर एक आदमी को दूर नहीं भेजना चाहिए, जिस आदमी को उसने दिन भर खुशी देने का वादा किया था। लोहे के मालिक को अपनी बेटी के खिलाफ जाने का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अपनी बेटी से केवल यही कह सकता था कि वह दूसरों को समझने में अच्छी कोशिश कर रही थी, चर्च के पुजारी से भी बेहतर। लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि उम्मीद है
उसे फैसले पर उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लड़की पेडलर को टेबल पर ले गई और उसे खाना दिया। उसने देखा कि उसके पिता उसकी इच्छा के लिए सहमत नहीं थे। पैदल चलने वाले कोई शब्द नहीं और खाना शुरू कर दिया। हालांकि वह अपने इरादों के बारे में संदिग्ध था और सोच रहा था कि उसने उसे क्यों रोका। खाने खाने के बाद में सोने चला गया। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गेस्ट हाउस में सोफे पर लेट गया। वह एक बार दोपहर में उठा, लेकिन दोपहर को भोजन करने के बाद वह फिर सोने चला गया। यह ऐसा था जैसे उसे कभी भी चैन से सोने का मौका न मिला हो, जैसा उसे इस जगह पर मिला। शाम को परिवार उन्हें जगाया क्योंकि उन्हें क्रिसमस का पेड़ पर बत्तियां जलानी थी। वह पलक झपकाते हुए वहां खड़ा हो गया, जैसे वह मोमबत्तियों की तेज रोशनी से आहत हो रहा हो। फिर सोने चला गया। अंत में उन्होंने उसे क्रिसमस मछली और दलिया खाने के लिए फिर बुलाया। रात का खाना खत्म होने के बाद पेडलर ने सभी को धन्यवाद दिया। आयरन मास्टर की बेटी ने कहा कि जो कपड़े उसे दिए थे वह उसके पिता की ओर से एक क्रिसमस उपहार था, इसलिए वह अपने साथ ले जा सकता है। उसने अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और वादा किया कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। पेडलर के साथ उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन वह आयरन मास्टर उनकी बेटी के लिए बहुत परेशानी किया। लोहे के मालिक और उसकी बेटी को पता चल गया। एक छुएदानी विक्रेता ने क्रॉम्पटन से पैसे चुराए। उन्होंने महसूस किया कि वह वही आदमी था जिन्होंने मेहमान के रूप में रखा था। आयरन मास्टर ने कहा कि यह उनकी बेटी थी जिसने एक चोर को आश्रय देने के लिए जोर दिया और सोच रहा था कहीं वह उनके घर से कुछ चुरा न ले। घर पर पहुंचने पर लोहे के मालिक ने वेलेंट के पेडलर के बारे में पूछताछ की। उसने उसे यह भी बताया कि वह एक चोर है। अपने आश्चर्य के लिए वेलेंट ने उसे बताया कि पेडलर ने कुछ लेने के बजाय मिस मिल्सन के लिए एक छोटा क्रिसमस उपहार छोड़ा था। आयरन मास्टर की बेटी ने उपहार खोला। यह इतनी बुरी तरह से पैक था कि वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि पैक के अंदर क्या था। एक मुशकदानी और 3 क्रोनर नोटों के अलावा एक पत्र था। पेडलर ने अपने मेजबान को धन्यवाद दिया। उसने ऐसी देखभाल की जैसे कि वह एक असली कप्तान था। बदले में उसने एक मुशकदानी उपहार में दी, जो कि उसने चोरी के पैसे भी थे जो उसने एक वृद्ध व्यक्ति से चुराए थे। उनको उन पैसों को वापस करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वह लड़की ऐसा जरिया थी जिससे वह एक पेडलर से एक कप्तान के रूप में अपनी स्थिति बढ़ाकर इस संसार की चक्रदानी से मुक्त कर दिया। अंत में उन्होंने वॉन हॉस्टेल के रूप में इस पत्र पर दस्तखत किए। धन्यवाद फ्रेंड्स। एक ऐसी ही दूसरी कहानी सुनते हैं। आइए दोस्तों, कहानी का शीर्षक है देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। एक गांव में 7 दिन बाद बाजार लगता था, हाट लगता था, सब्जियां मिलती थी। दाल, अनाज, कपड़े आदि घर गृहस्थी का सभी सामान बिकने आता था। आसपास के गांवों के लोग भी सामान लेने आते थे। हाट में दुकानदार अपना सामान बैलगाड़ियों, खच्चरों, ऊँटों आदि से लाते थे। आसपास के दुकानदार छोटा मोटा सामान अपने सिर पर ही रख कर लाते थे, यानी वो ढोने का काम स्वयं करते थे। एक ही गांव से एक कुंजड़ा और कुम्हार भी अपना सामान हाट में ले जाते थे। कुंजड़ा फल सब्जियां आदि ले जाता था और कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन। इनको सामान का भाड़ा इतना देना पड़ता था कि मुनाफा बहुत कम रह जाता था। उसी गांव में एक ऊँट वाला भी था जो हाट में दुकानदारों का सामान लाता था और ले जाता था। इसी प्रकार उसकी भी गृहस्थी चलती थी। कुंजड़ा और कुम्हार ने तय किया कि हम अपना सामान ऊँट से ले चलते हैं, जो किराया आएगा उसको आधा आधा करके दे देंगे। छंछत देखकर दोनों तैयार हो गए। उन्होंने अपने गांव का ही एक ऊँट तय कर लिया और हाट के लिए एक और कुम्हार ने अपने बर्तन लादे और दूसरी ओर कुंजड़े ने अपनी सब्जियां ला दी। दोनों हाट को चल दिए। ऊँट वाला रस्सी पकड़े आगे आगे जा रहा था और ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। ऊँट ने एक बार अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई तो उसे सब्जी के पत्ते लटकते दिखाई दिए। ऊँट भूखा था। ऊँट की डोरी लंबी थी, इसलिए ऊँट ने पीछे गर्दन करके सब्जी के कुछ पत्ते मुंह में ले लिया और खा लिए।
यह देखकर कुंजड़ा मन ही मन दुखी हुआ। तब ऊँट ने दोबारा सब्जियों के पत्तों में मुंह मारा तो ऊँट वाले ने कुंजड़े से कहा, ऊँट वाले भैया डोरी जरा खींच कर रखो, ऊँट सब्जियों में मुंह मार रहा है। ऊँट वाला बोला, अच्छा भैया ध्यान रखूंगा। लेकिन ऊँट वाले के ध्यान रखने के बाद भी ऊँट सब्जियों में से कुछ न कुछ खींच लेता था। कुम्हार कुंजड़े का नुकसान देखकर मजाक उड़ाने लगा। शुरू में तो दोनों और बराबर वजन के समान था, बल्कि घोड़ा सब्जियों का ही भार था। कुंजड़े को अब लगने लगा कि हाट पहुंचते पहुंचते सब्जियां कम हो जाएगी। ऊँट ने एक बार फिर सब्जियों में मुंह मारा तो कुम्हार हंसने लगा। कुम्हार के हंसने पर कुंजड़े ने कहा, देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। कुंजड़े की बात सुनकर कुम्हार हंस दिया और कुंजड़े की बात को दोहरा दिया, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट के बार बार सब्जियों में मुंह मारते रहने के कारण इस ओर का वजन कम होता जा रहा था। धीरे धीरे बर्तनों का झुकाव नीचे की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर कुम्हार का मजाक करना बंद हो गया। अब कुम्हार मन ही मन चिंतित होने लगा और सोचने लगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। जब ऊँट हाट में पहुंचा तो उन्होंने सामान लगाने की जगह पर ऊँट को बैठाया। क्योंकि बर्तनों का वजन भारी था, इसलिए ऊँट उसी करवट बैठा। कुम्हार के तमाम बर्तन टूट गए। कुंजड़ा व्यंग्य भरी नजरों से कुम्हार को देखता रहता। देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। दोस्तों, किसी की परेशानियों का या मजबूरियों का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी पर हंसना नहीं चाहिए, और किसी का भी परिस्थिति कैसी भी हो आती जाती रहती है, हमें उसका सामना करना चाहिए। ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक दूसरी ओर एक कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं। जिंदगी के रेत और कंकड़ पत्थर। फिलोसॉफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीज़ों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया। उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े बनने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर गया है। सभी ने कहा, हाँ सर जार भर गया है। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्होंने जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर यह कंकड़ पत्थर जो बीच में जगह थी सेटल हो गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर सर ने एक सैंडबॉक्स निकाला, उसमें से भरी हुई रेत को निकालना और जार में डालने लगे। बसी खुची जगह भी भर दी और एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी छात्रों ने यस का उत्तर दिया, हाँ सर भर गया है। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि यह जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके सामने जीवन की जरूरी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, ऐसी चीज़ें कि अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें खो भी जाए और सिर्फ ये भी रहे तो आपकी ज़िंदगी पूर्ण रहेगी। ये कंकड़ कुछ अन्य चीज़ें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर इत्यादि, और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीज़ें को दर्शाती है। अगर आप जार को पहले से रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपनी सारा समय और छोटी छोटी चीज़ों में ऊर्जा लगा देते हैं तो आपके पास उनके लिए कभी उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी खुशी के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए आवश्यक है, बच्चों के साथ खेलिए, पार्टनर के साथ में समय निकालिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ सुथरा करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा, पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए। ऐसी चीज़ें जो सचमुच मैटर करती है अपनी प्रॉपर्टी सेट कीजिए, बाकी चीज़ें तो बस रेत की तरह है। दोस्तों धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। आपका प्यार और प्रेम इसी प्रकार बना रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए कहानियाँ तैयार करूं और आपको सुनाऊं। उसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, हमेशा से सपोर्ट कीजिए। आप करते आ रहे हैं, उस बात के लिए थैंक यू।
ऐसी ही कहानियाँ मेरे चैनल पर पाने के लिए, देखने के लिए जो प्ले स्टोर मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जा कर के सभी कहानियों को देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।